ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक अनाथ लड़की चंदा अपने छोटे भाई मुन्ना के साथ रहती थी। उनकी माँ कई साल पहले ही गुजर गई थी और कुछ दिन पहले उनके पिता का भी देहांत हो गया। अब ये दोनों अपने चाचा श्यामलाल, चाची सुशीला और उनकी बेटी रानी के साथ रहते हैं। सुबह का समय था। धूप धीरे धीरे आंगन में फैल रही थी। रसोई में चंदा जल्दी जल्दी चूल्हे पर नाश्ता बना रही थी। कुछ देर बाद सब बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अरे वाह चंदा बिटिया, बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। बिल्कुल तुम्हारी दादी माँ के हाथ जैसा स्वाद है। लेकिन बेटा, तुम हमारे साथ बैठकर क्यों नहीं खा रही हो? तुम भी आओ और हम सबके साथ बैठकर खाओ। धन्यवाद चाचा जी, पर मैं अभी नहीं खाऊंगी। मुझे भूख नहीं है। आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। चंदा की तारीफ सुनकर पास ही बैठी चाची के मन में हल्की सी जलन की चिंगारी उठ चुकी थी। वह अपने मन में कहती है, आज तक इन्होंने मेरे बनाए खाने की इतनी तारीफ कभी नहीं की, और देखो अपनी लाडली चंदा की कितनी तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद श्यामलाल खेत जाने को निकल गया। दोपहर के समय चाची सुशीला गांव की औरतों के साथ बैठी गपशप कर रही थी। अरे सुशीला बहन, वो तुम्हारी जेठानी की बेटी चंदा तो पूरा घर अपने कब्जे में कर लेगी, देखते जाना। तुम्हारे पति तो हर बात पे पूरे गांव में चंदा की ही तारीफ करते रहते हैं, मानो वो ही उनकी सगी बेटी हो। अरे बहन, चंदा के पिताजी को गए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इसलिए मेरे पति उन दोनों भाई बहन को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, और इसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। तुम सही कह रही हो सुशीला। आखिर तुम्हारा घर और खेती बाड़ी सब चंदा के पिता का ही बनाया हुआ है, और उनके जाने के बाद सब तुम्हारे पति के ही हाथ में है। तो उन दोनों अनाथ बच्चों को प्यार देना तो तुम्हारा फर्ज है। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर सुशीला का चेहरा उतर गया। थोड़ी देर में शाम होने लगी। तभी चंदा के चाचा श्यामलाल घर लौटे। उनके हाथ में एक चमचमाती नई साइकिल थी। दीदी दीदी, वो देखो, चाचा नई साइकिल लाए हैं। चलो बाहर चल के देखते हैं। लो बेटा, तुम्हारे लिए ये नई साइकिल। तुम सब भाई बहन मिलकर चलाना और खूब खेलना। मैंने कल तुम्हारी बातें सुनी थी मेरे बच्चों। तुम लोगों को यही साइकिल चाहिए थी ना? हाँ पिताजी, ये साइकिल हम सब भाई बहन मिलकर चलाएंगे। इतने पैसे बर्बाद कर दिए, क्या जरूरत थी ये साइकिल लाने की? और लाए भी तो मुन्ना के लिए लाए। तुम्हें अपनी खुद की बेटी नहीं दिखती क्या? उसके लिए तो कभी कुछ नहीं लाते। अरे सुशीला, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कहा ना, सब बच्चे मिलकर चलाना। और तुम ये बात भूलो मत कि ये घर, खेत और सारा धन मेरे बड़े भैया का ही है। आज उनकी मेहनत के कारण हम सब एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। हाँ हाँ, सब तुम्हारे भाई का है। पता है, यही बात सुन सुनकर मेरे कान थक चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी का कोई हक नहीं इन सब चीजों पर। और मैंने भी बहुत किया है इन दोनों अनाथ चंदा और मुन्ना के लिए, तुम भी मत भूलना। इतना कहकर सुशीला गुस्से में घर के अंदर चली गई। अगले दिन दोपहर के समय गांव की औरतें चंदा के घर के बाहर बैठी बातें कर रही थी। तभी अचानक सामने से चंदा का भाई चमचमाती नई साइकिल चलाता हुआ गुजरा। सबकी नजर उसी पर टिक गई। अरे सुशीला बहन, ये मुन्ना किसकी साइकिल चला रहा है? अरे वो साइकिल मेरे पति लेकर आए हैं कल। ये ओहो खूब, तो अपने भाई के बेटे के लिए साइकिल ले आए, लेकिन अपनी बेटी रानी के लिए क्या लाए, ये तो बताओ। वो रानी के लिए कुछ नहीं लाए। जब से मेरे जेठ जी इस दुनिया से गए हैं, तब से मेरे पति का उनकी बेटी पर ध्यान ही नहीं है। अब वो उनका पूरा प्यार उन दोनों भाई बहन पर ही लुटा रहे हैं। सुन रही हो सब लोग, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं लाए, और उस अनाथ चंदा और मुन्ना पर पैसे लुटाने में कोई कमी नहीं। ये चंदा अब बड़ी हो गई है, अभी तो साइकिल लिया है, कल को तुम्हारा सारा धन दौलत भी उसी को दे दिया तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? और सोचो, सुशीला रानी भी कुछ सालों में शादी लायक उम्र में आ जाएगी। उसकी शादी के लिए भी पैसा लगेगा। अगर तुम्हारा पति यूं ही चंदा और मुन्ना पर पैसा उड़ाता रहा तो रानी के लिए क्या बचेगा? तुम सब सही कह रही हो। आज के बाद घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। लेकिन मेरे पति तो सिर्फ चंदा और उसके भाई पर ही पैसा लुटाते हैं। मैं इन्हें उन दोनों से दूर कैसे करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत आसान है सुशीला, चंदा को तेरे पति की नजरों में गिरा दे, उससे कोई गलती करवा दे। क्या ऐसा माहौल बना दे कि तेरे पति को लगे कि चंदा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बस
चंदा को बदनाम कर दे, उसके ही घर में। तेरे पति उसे खुद दूर धकेल देंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब मैं चंदा को इतना परेशान करूंगी, इतना तंग करूंगी कि या तो वो खुद गलती कर बैठेगी या मेरी बातों के जाल में फंस जाएगी। अगली सुबह चंदा रानी के साथ बाहर बैठी थी। मुन्ना वहीं साइकिल चला रहा था। फिर वहां सुशीला आई और तेज आवाज में चंदा से बोली, अरे ओ चंदा, यहाँ बैठकर क्यों समय बर्बाद कर रही हो? जाओ, जाकर झाड़ू पोछा लगा दो और फिर बर्तन धोकर खाना बना देना। हाँ चाची जी, मैं अभी करती हूँ। अरे उतर साइकिल से, तो इसे खराब कर देगा। अब से इसे सिर्फ मेरी बेटी रानी ही चलाएगी। आज के बाद इस साइकिल को छूना भी नहीं, समझा ना? माँ, तुम मेरे भाई को साइकिल चलाने से क्यों मना कर रही हो? तू चुप रह रानी, अपनी माँ से जुबान मत लड़ा। चंदा घर का सारा काम करती रहती है और उधर चाची दिन भर फोन पर अपने मायके से बातें करती रहती है। तभी अचानक श्यामलाल आ जाता है। सुशीला, तुम दिन भर फोन पर लगी रहती हो और बेचारी चंदा घर का सारा काम करती है। उसके पिता का अभी अभी देहांत हुआ है और तुम पूरा काम का बोझ चंदा पर डाल रही हो। तुम दोनों मिलकर काम किया करो। क्या आप मुझे डांट रहे हो? आज तक आपने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और अब इस चंदा की वजह से मुझे डांट रहे हो? और वैसे भी मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर रही थी। ठीक है, अब देखना, मैं इस चंदा को तुम्हारी नजरों में इतना गिरा दूंगी कि तुम खुद कहोगे इसे घर से निकाल दो। फिर इस घर और सारे धन पर मेरा हक होगा। दोपहर के समय सबने खाना खा लिया। अब बस चाची, सुशीला और चंदा बाकी थे। चाची जी, आप खाना खा लीजिए, सब तैयार है। मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे नहीं चंदा, तू खा ले, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी। चल बेटी, मैं तुझे आज अपने हाथों से खाना परोसती हूँ। सुशीला ने जानबूझकर चंदा की थाली में खूब सारा खाना निकाल कर रख दिया। अरे चाची जी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं इतना ज्यादा खाना नहीं खा पाऊंगी। नहीं बेटी, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। अब तुम अपने खाने पर थोड़ा ध्यान दो और सेहत बनाओ। कुछ देर बाद बैठक में चाचा श्यामलाल बैठे थे। सुशीला रोने धोने का नाटक करती हुई आती है और कहती है, अजी सुनते हो, ये चंदा रोज सारा खाना खा जाती है। आज भी मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। मैं खाना खाए बिना बीमार होने लगी हूँ। ऊपर से जब मैंने उससे कहा तो मुझसे जुबान लड़ाने लगी। क्या सच में चंदा ने ऐसा किया? पर वो तो कभी ऐसा नहीं करती है। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आपको लगता है कि ये भोली भाली है, लेकिन असल में ये हमारे घर को बर्बाद कर रही है। आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी आज उसका असली रूप देख ही लीजिए। श्यामलाल चंदा को देख सोच में पड़ जाता है। दिन बीतते जाते हैं। रोज रोज चंदा की चाची इसी तरह नए नए बहाने बनाकर चंदा के खिलाफ श्यामलाल के कान भरती रहती है। कभी कहती, आज चंदा ने रानी को डांट दिया। कभी कहती, आज फिर मेरे लिए खाना नहीं छोड़ा। कभी कहती, चंदा रोज मुझसे बदतमीजी करती है। धीरे धीरे श्यामलाल का मन भी बदलने लगता है। देखो सुशीला, जब भैया थे तो सब जिम्मेदारी वही संभालते थे। मुझे तो खेती का काम भी अच्छे से नहीं आता था। भैया के होने की वजह से मैं पीछे हट जाता था। वही सारा काम करते थे। लेकिन अब भैया नहीं है। अब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। अब फसल पहले जैसी नहीं हो रही है और मुझ पर कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। किसी भी चीज की कमी या कोई गलती हो गई तो सारा बोझ मुझे ही उठाना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। अब देखो, चंदा और उसके भाई की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर आ गई है। इन दोनों का बोझ अब हमें ही उठाना पड़ रहा है। हमने क्या ठेका ले रखा है इनका? और ये चंदा अब शादी के लायक हो गई है और इसकी शादी में भी बहुत पैसे खर्च होंगे। ऊपर से मुन्ना भी अब बड़ा हो गया है। कुछ ही सालों में वो भी शादी लायक हो जाएगा। हमारी भी बेटी रानी अब बड़ी हो रही है। हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। सच कहूँ तो ये दोनों हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं। खर्च भी बढ़ गया है। इन्हें अलग कर देना चाहिए। ये घर, खेत और सारा धन अब हमारा है। अब हमें इसमें किसी और का हक नहीं देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सच में अब हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, हम इन्हें अलग कर देंगे। बहुत जिम्मेदारी उठा ली मैंने, बस अब बहुत हुआ। थोड़ी देर बाद चाचा चाची ने चंदा और मुन्ना को कमरे में बुलाया। चंदा, हम तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। सच कहें तो अब हम तुम्हें इस घर पर नहीं रख सकते। हमारी अपनी बेटी भी है
और हमारा खर्च बहुत बढ़ गया है। जो हमारा पुराना घर है, तुम लोग वहाँ चले जाओ, अब वहीं तुम्हारा रहने का ठिकाना रहेगा। चाचा चाची, आप दोनों ये क्या बोल रहे हो? अचानक आप दोनों को क्या हो गया? हाँ चंदा, यही फैसला सही है। अब हमें अपनी बेटी और अपने घर की जिम्मेदारी पहले लेनी होगी। और वैसे भी अब तुम दोनों भाई बहन बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिंदगी अपने दम कर जी सकते हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी पिताजी को गुजरे 1 महीना ही हुआ है और आप हमें घर से निकाल रहे हैं। ये घर हमारे पिताजी ने बनवाया था, ये हमारा भी घर है। आप इसे हमसे कैसे छीन सकते हैं? हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब बहुत हो गया, बहुत ज्यादा मुंह खुल रहा है तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी का अब कुछ नहीं है, सब हमारा है। तुम्हारा इन सब पर अब कोई हक नहीं है। चाचा चाची, ये घर हमारे पिता ने बनवाया था, ये हमारा घर है। अब आप हमें घर से निकाल रहे हैं तो हमें हमारा हिस्सा दीजिए। हमारे पिताजी की मेहनत का हक हमारा है। कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जो कुछ भी है सब मेरा है। खेत और जमीन के कागज सब में मेरा नाम है, मेरे हस्ताक्षर हैं। तुम्हारा किसी भी चीज में कोई हक नहीं है। अब निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि आप दोनों हमारे साथ ऐसा करेंगे। आपने धोखे से मेरे पिताजी के बनाए हुए सारे जमीन जायदाद को हथिया लिया। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। दीदी, तुम इनके कारण आंसू मत बहाओ और तुम चिंता मत करो। मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा करेंगे और इनसे हमारा हक लेकर रहेंगे। चंदा अपने छोटे भाई के साथ रोते रोते पुराने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने पूरे घर की साफ सफाई की। मुन्ना, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं बाजार से कुछ राशन लेकर आती हूँ। चंदा के पास कुछ पैसे थे। उसने बाजार जाकर राशन और सब्जियां खरीदी। फिर घर आकर उसने स्वादिष्ट खाना बनाया और अपने छोटे भाई को खिलाया। सुन मुन्ना, अब हम यहाँ आ तो गए हैं, पर हमें अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। दीदी, तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो। क्यों ना हम छोले भटूरे बनाकर बाजार में बेचें? हमारे पास जो पैसे बचे हैं उससे कुछ सामान ले लेंगे। हाँ मुन्ना, तुमने कितना अच्छा सुझाव दिया है, यही सही रहेगा। चलो मेरे साथ अब बाजार जाकर छोले भटूरे बनाने के लिए राशन ले आते हैं। चंदा के पास जितने पैसे बचे थे उन्हें लेकर उसने बाजार से जरूरी सामान खरीदा। फिर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाना शुरू किया। पूरे घर में महक फैल गई। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन छोले भटूरे लेकर बाजार गए और अपने ठेले को सजाकर ग्राहक का इंतजार करने लगे। अरे भाई, वो देख, वाह क्या महक आ रही है। चल छोले भटूरे खाते हैं। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट छोले भटूरे हैं। मैंने इतने अच्छे छोले भटूरे कभी नहीं खाए थे। धीरे धीरे गांव वाले आने लगे। लोगों ने उनके बने छोले भटूरे की तारीफ करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते रात होने लगी, भीड़ बढ़ने लगी और कुछ ही समय में सारे छोले भटूरे बिक गए। दीदी देखो, आज के हमारे सारे छोले भटूरे बिक गए। हमने पहली बार अपनी मेहनत से पैसे कमाए। हाँ मुन्ना, ये आज की कमाई से हम और भी ज्यादा राशन लाएंगे और रोज छोले भटूरे बनाकर बेचेंगे। उस दिन से चंदा रोज छोले भटूरे बनाती और बाजार में जाकर उन्हें बेचती। धीरे धीरे वह खूब पैसे कमाने लगी। भाई बहन दोनों खुश थे और अब उनके जीवन में एक नई उम्मीद और आत्मनिर्भरता की किरण जाग उठी थी। इधर जहां चंदा और उसका भाई मेहनत से आगे बढ़ रहे थे, वहीं चाचा चाची की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। श्यामलाल को खेती का ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो सिर्फ अपने भाई की कमाई पर पलता रहा था। इसलिए जब जिम्मेदारी उसके ऊपर आई तो धीरे धीरे सब बर्बाद होने लगा। उसने गलत फैसले लिए और खेतों में भी ठीक से काम ना कर पाया। नतीजा ये हुआ कि फसल पूरी तरह से खराब हो गई। घर की हालत बिगड़ने लगी और पैसों की तंगी सामने आ गई। सुन श्यामलाल, अगर तूने 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो तेरा खेत अब मेरा होगा। वैसे भी तेरे खेत के कागजात मेरे पास हैं। मैं तुझे ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। सुना तुमने? वो चंदा जिसे इन लोगों ने घर से निकाल दिया था, अब रोज बाजार में छोले भटूरे बेचती है और लोग तो कहते हैं कि उसका स्वाद पूरे गांव में सबसे अच्छा है। हाँ बहन, कल ही मैं उसके ठेले से खाकर आई थी। इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे कि बच्चे ने भी कहा माँ फिर से लाना। सच कहूँ तो चंदा ने तो अपनी मेहनत से नाम कमा लिया। अरे बेटा,
यही तो न्याय है भगवान का। जिसने अनाथ बच्चों को घर से निकाला, उसका घर तो आज बर्बाद हो रहा है। फसल चौपट, जेब खाली, और वो मासूम लड़की मेहनत से सब संभाल रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सारे पैसे खत्म हो गए और खेत की फसल भी बर्बाद हो गई। मुझे तो खेतीबाड़ी का कोई सही तरीका आता ही नहीं। अब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे सारे खेत कर्ज में डूब रहे हैं। ऊपर से सेठ भी धमकी देकर गया है। अब मैं 1 हफ्ते में इतने सारे पैसे कैसे चुकाऊं? गांव के सारे लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? अब तो गली गली हमारी बदनामी हो रही है और ये सब आपके ही कारण हो रहा है। अब तो पूरे गांव में उस चंदा की तारीफ हो रही है। लोग शायद सही कह रहे हैं। हमने उन अनाथ, चंदा और मुन्ना का हक छीना, इसलिए भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है हम दोनों ने उन्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चुप रहो आप, हमने कुछ गलत नहीं किया। और वो चंदा, उसकी क्या औकात है हमारे सामने? देखना आप, 4 दिन उसका ठेला चलेगा और फिर चौपट हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह सुशीला ने चंदा के ठेले को चुपके से देखने का फैसला किया। वह जल्दी जल्दी बाहर निकली और छुपकर ठेले के पास खड़ी हो गई। चंदा और मुन्ना व्यस्त थे। ठेले पर लोग आ रहे थे, लेकिन सुशीला का दिल जल रहा था। बाप रे, बहुत पैसे कमा रही है। अब मैं इन दोनों भाई बहन को सबक सिखाऊंगी। कल जब ये बाजार में अपना ढाबा लगाएगी, मैं उसके छोलो भटूरों में इतना नमक डाल दूंगी कि सब लोगों का मुंह खराब हो जाएगा। तब सब इन्हें सबक सिखाएंगे। सुशीला ने उसी रात को योजना बना ली। अगली सुबह वह चुपके से चंदा के घर के पास गई। चंदा ने सुबह सुबह ढेर सारे छोले बनाकर रसोई में रखे थे। फिर वह घर के काम में व्यस्त हो गई। मुन्ना भी किसी काम से बाजार गया था। सुशीला चुपके से रसोई में गई और उसने जल्दी से छोले में बहुत सारा नमक डाल दिया और वहां से भाग आई। चलो, मैंने तो अपना काम कर दिया। अब देखो, आज पूरे गांव में उसका मजाक बनेगा। सुशीला ने अपनी साजिश को अंजाम तो दे दिया, पर किस्मत का भी अपना खेल होता है। उस दिन चंदा बाजार जाने की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि वह आम तौर पर जो नमक डालती, वह डालना ही भूल गई थी। और वही सुशीला का डाला हुआ नमक, जो उसने छोले बर्बाद करने के लिए डाला था, इस बार चंदा के काम आ गया। चंदा ने छोले भटूरों को सजाया और बाजार पहुंची। लोग खाकर तारीफ कर रहे थे। भीड़ बढ़ती गई। थोड़ी देर में सुशीला बाजार पहुंच गई। उसने भीड़ देखी, लोगों की लाइन देखी और चंदा के खुश चेहरे को देखा। वह अंदर से चित्त होकर खड़ी रह गई। उसकी चालाकी इस बार उलटी पड़ गई थी। जो उसने बर्बाद करने की सोची थी, वही चंदा की किस्मत बन गई। ये कैसे हो गया? मैंने तो खुद इतना ज्यादा नमक डाला था इसके छोले में, पर ये इतनी भीड़, लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? कहीं इसने फिर से नए छोले तो नहीं बना दिए? ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो सोचा था लोग इसे आज छोड़ेंगे नहीं, पर सब मजे से खा रहे हैं। सुशीला की आंखों में आग और शर्म दोनों उभर आए। वह वहां से लौट गई और चंदा, उसे कुछ भी पता नहीं था कि किस तरह किस्मत ने उसका साथ दिया था। सुशीला ने पहले से भी खतरनाक योजना बनाई। अगली सुबह चंदा रानी से मिलने गई। उसने गांव वालों की बातें सुन ली थी कि उसके चाचा श्यामलाल कर्ज में डूब चुके हैं और घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए वह मदद के लिए कुछ पैसे लेकर वहां पहुंची। रानी, मेरी बहन, तू कैसी है? मुझे तेरी बहुत याद आती है। मैंने गांव वालों से सुना कि चाचा जी की सारी फसल का नुकसान हो गया है और घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसलिए बहन, मेरी तरफ से ये छोटी सी मदद है। दीदी, मुझे भी तुम्हारी और भाई की बहुत याद आती है। मुझे तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पिताजी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम हमारी मदद कर रही हो। मुझे पता है रानी, चाचा चाची ने हमारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी मैं तेरा मुंह देखकर मदद करने आ गई। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी बहन, और अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं तेरी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। चंदा के जाने के थोड़ी देर बाद सुशीला घर के बाहर आई। सुशीला बहुत गुस्से में थी। एक डब्बे में लाल मिर्च भरकर रखती है और कहती है, आज देखती हूँ उस चंदा के छोले कैसे अच्छे बनते हैं। ये पूरी लाल मिर्च डाल दूंगी उसके खाने में और फिर उसकी इज्जत धूल में मिल जाएगी। रानी ने उसे यह सब कहते सुन लिया।
और उसने तुरंत डब्बा अपने हाथों में पकड़ लिया। अरे रानी, ये डब्बा मुझे दे दे। इसमें मिर्च है बेटा, तेरे आंखों में जाएगा तो बहुत जलेगा। नहीं माँ, तुम ये मिर्च लेकर मेरी बहन के खाने में डालने जा रही हो ताकि उसकी बेइज्जती हो, उसके बनाए खाने की बुराई हो। मैं ये मिर्च नहीं दूंगी। अरे ये क्या हो रहा है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ पिताजी, मुझे शर्म आती है कि आप दोनों मेरे माँ पिताजी हैं। एक तो मेरे भाई बहन को घर से निकाल दिया, ऊपर से अभी भी उनको चैन से जीने नहीं दे रहे हो। आप लोगों को पता भी है कि मेरी चंदा दीदी ने हमारे लिए क्या किया है। वो खाट पर जो पोटली रखी है उसमें मेरी बहन ने हमारे लिए पैसे रखे हैं। मैं आपको ये बताती, इससे पहले ही माँ ने उसके लिए साजिश शुरू कर दी। आज सुबह चंदा दीदी यहाँ आई थी। ये सब सुनकर सुशीला और श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, देख रही हो सुशीला, हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। हमने जिससे उसका सब कुछ छीन लिया, आज वो ही हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद कर रही है। मैं सच में बहुत बुरी औरत हूँ। मैंने उस अनाथ के खिलाफ इतनी साजिश की और वो हमारी ही मदद करके चली गई। सुनिए जी, मुझे आपको एक बात और बतानी है। जो इतने दिनों से मैं चंदा के खिलाफ आपसे रोज शिकायत करती थी, वो सब झूठ था, ताकि चंदा आपकी नजरों में गिर जाए। क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही थी? और आखिर तुम्हारी चाल कामयाब हो ही गई। मैंने अपने स्वर्गवासी भाई के बच्चों को घर से निकाल दिया। मैं तो तुमसे भी बड़ा अपराधी हूं। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर दिया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुनिए जी, मैं जानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब समय आ गया है अपनी गलती को सुधारने का। चलिए हम आज ही चंदा और मुन्ना से माफी मांगे चलते हैं और उनके पिता के बनाए हुए घर में उनको आदर से वापस लाते हैं। तुम सही कह रही हो सुशीला, हमें उन दोनों बच्चों से माफी मांगनी चाहिए, पर पता नहीं वो हमें माफ भी करेंगे या नहीं। मुझे तो उनसे नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही है। उसी शाम सुशीला श्यामलाल और रानी चंदा के घर गए और चंदा मुन्ना के पैरों में गिरकर माफी मांगी। बेटा, तू तो सचमुच भगवान का रूप है। तूने बिना स्वार्थ के हमारी मदद की। मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुम दोनों मासूम के साथ क्या कुछ नहीं किया। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मुझ में पैसों का इतना लालच आ गया कि मैंने अपने सगे भाई के बच्चों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। इसीलिए मुझे मेरे ही बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, लोगों के तानों के रूप में। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज तू ही हमारी रक्षक बनी। हमें हमारे कर्मों का फल मिला है। हमने बेईमानी और बुरा किया। बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तेरे रास्ते में कांटे बोए, मगर तूने वही कांटे फूलों में बदल दिए। तू सच में बहुत महान है। मैंने कल यहाँ चुपके से आकर तेरे बनाए छोले में बहुत सारा नमक डाल दिया था, पर शायद किस्मत ने कल भी तेरा ही साथ दिया, इसलिए तेरा कुछ नहीं बिगड़ पाया। बेटा, मैं अपने इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैं अब कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ कुछ बुरा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। तू कितनी अच्छी है, आज मुझे पता चल गया मेरी बच्ची। अब तुम दोनों हमारे साथ अपने घर वापस चलो। देख रही हो दीदी, कल इन्होंने क्या किया। चाची जी, मेरी बहन कल छोले में नमक डालना ही भूल गई थी और वही नमक आप डाल के चल गई। मेरी बहन सच्ची है, इसीलिए भगवान उसका साथ देते हैं। दीदी, तुम इन्हें बिल्कुल माफ नहीं करना। इनके कारण तुमने बहुत आंसू बहाए हैं। भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे माँ पिताजी को माफ कर दो और सब भूलकर हमारे साथ अपने घर वापस चलो। माँ पिताजी को उनकी गलती का एहसास हो गया। मुझे तुम दोनों के बिना वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। रानी की बातें सुन चंदा और मुन्ना का दिल पिघल गया। चाचा चाची, अब आप दोनों सब भूल जाइए। जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। अब इन बातों को यहीं छोड़ दीजिए। मैंने दिल से आपको माफ कर दिया और अब हम सब मिलकर रहेंगे। आप दोनों को आपकी गलती का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। मुझे अब आप दोनों से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब हम सब ये पुरानी बातें भूलकर अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे। हाँ बेटा, अब हम साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। तू महान है चंदा, तेरा दिल बहुत बड़ा है। हमें माफ करने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बच्ची। अब चलो, सामान बांध लो मेरे बच्चों और चलो अपने घर।
वो घर तुम्हारा है और अब कोई उसे तुमसे नहीं छीनेगा। अब चलो हमारे साथ। चंदा और मुन्ना भी अपने चाचा चाची और रानी के साथ अपने घर वापस चले गए। अब उनकी चाची उन्हें बिल्कुल उनकी माँ की तरह प्यार करने लगी।